Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. Hello and welcome to Maheshan IAS. Today in this video, we are going to learn about the slave dynasty, which are also known as Mamluk dynasty. In this video, we will cover the important rulers of slave dynasty, that is Qutbuddin Aibak, Iltutmish as well as Razia Sultan. So let's start the video and we will cover the whole topic in just 20 to 30 minutes. Subsequently, we will also cover the next dynasty as well in next video, that is Khalji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and Lodi dynasty as well. In this manner, we will cover the whole syllabus of medieval history. Firstly, we will cover the Delhi Sultanate and then we will cover the Mughal Empire as well. So let's start the video without any delay. तो आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द दिल्ली सल्तनत एंड द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत इज स्लेव डायनेस्टी, दैट इज फ्रॉम 1206 टू 1290. स्लेव डायनेस्टी की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला रूलर जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक होता है. लेकिन ये जानने से पहले, कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं, दिल्ली सल्तनत जो है वो मेडिवल हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट जो है वो हमारा मुगल एम्पायर है. और जो दिल्ली सल्तनत है वो स्टार्ट होता है 1206 से एंड इट गोज टिल 1526. 1206 में शुरू होता है और 1526 में तो बैटल ऑफ पानीपत है हमारा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर और सिकंदर लोदी के बीच में जो है बैटल होता है. उस बैटल ऑफ पानीपत में जो है ये डिसाइड होता है कि अब दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुका है और हमारा मुगल एम्पायर स्टार्ट हो चुका है विद द बाबर एज अ रूलर. तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, फिर खलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद लोदी, इस मैनर में इन्हीं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है हम ईच एंड एवरी टॉपिक को पढ़ेंगे. आज हम स्लेव डायनेस्टी को पढ़ने जा रहे हैं और स्लेव डायनेस्टी को हम बस 20 से 30 मिनट में ही खत्म कर देंगे. फिर ऐसे ही सारे टॉपिक्स को जो है 20-20 मिनट्स के ईच वीडियो में हम जो है कवर करने वाले हैं. क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड में हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे, नॉट इन वेरी डिटेल्ड मैनर, बट वी विल टच ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, बट नॉट इन वेरी डिटेल. जितना हमें रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं. उसके बाद अगर सोर्सेज की बात करें पढ़ने के लिए मेडिवल हिस्ट्री की, तो हमारे पास इंस्क्रिप्शंस हैं, क्वाइंस हैं, आर्किटेक्चर है और त्वारीख है. ये तीनों तो हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं और कुछ लिटरेरी सोर्सेज भी हैं जो कि हमारे फॉरेन जो ट्रैवलर्स हैं, चाहे वो अरेबियन ट्रैवलर्स थे या फिर टर्किश ट्रैवलर्स थे, जितने भी ट्रैवलर्स थे उन्होंने जो है कुछ किताबें लिखी हैं, जैसे कि अलबरूनी ने, इन बतूता ने, मिनाजुल सिराज ने, अमीर खुसरो ने, जियाउद्दीन बर्नी ने और शमसी सिराज ने. इन लोगों ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, कुछ टेक्स्ट लिखे हैं. यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट टेक्स्ट इन द कमेंट सेक्शन. जैसे कि इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिहाला किसने लिखी है ना, तो रिहाला किसने लिखी है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. तो हर एक जो ये ऑथर्स हैं इनके बुक्स को आपको लिखना है. ये सारे जो है कोट पोएट एक तरीके से, और जितने भी टेक्स्ट इन लोगों ने लिखी हैं टू गेन सम रिवॉर्ड और कुछ पाने की इच्छा में जो है वो रूलर को प्रेज करते हुए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं. आपको सारे टेक्स्ट के नाम लिखने हैं कॉमेंट सेक्शन में. तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. और सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा है स्लेव डायनेस्टी. और स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को, फिर इल्तुतमिश को, फिर रजिया सुल्तान को, फिर गयासुद्दीन बलबन को, ये चार रूलर्स को हमको पढ़ना है स्लेव डायनेस्टी में. देखो स्लेव डायनेस्टी की जब हम बात करते हैं तो स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कैसे होती है, ध्यान से इसको समझना है. जब बैटल ऑफ तराइन होता है, पहला बैटल ऑफ तराइन और दूसरा बैटल ऑफ तराइन 1191 और 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में. तो पहला जो बैटल था बैटल ऑफ तराइन, उसमें तो मोहम्मद गोरी हार जाता है, लेकिन दूसरा जो बैटल था बैटल ऑफ तराइन, उसमें मोहम्मद गोरी जो है वो जीत जाता है. और आप सबको पता होगा कि मोहम्मद गोरी क्यों जीत जाता है, इसमें कौन कौन लोगों का हाथ था पृथ्वीराज चौहान को हराने में, है ना. उस पर डिस्कस नहीं करेंगे हम. जब मोहम्मद गोरी जीत जाता है और जीतने के बाद जो है वो वापस लौट जाता है, और वापस लौटने के बाद अपना जो जीता हुआ जो प्रदेश है, जीता हुआ जो प्रोविंस है, उसको 3 लोगों को सौंप के जाता है. और तीनों लोग जो है वो मोहम्मद गोरी के स्लेव होते हैं. स्लेव बोले तो दास होते हैं, जो कि मोहम्मद गोरी के थे. ये 3 लोग कौन थे, तो एक था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था याल्दुज और तीसरा था कुबाचा. याल्दुज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 3 लोगों में पूरे हिस्से का बंटवारा हो जाता है. जो भारत के आसपास का जो हिस्सा था वो हमारा ऐबक के हाथ में जाता है, जो मुल्तान का हिस्सा था वो याल्दुज के हाथ में जाता है, और मुल्तान का जो हिस्सा था वो कुबाचा के हाथ में जाता है, और जो अफगानिस्तान का जो इलाका है या फिर गजनी का जो इलाका है, उधर का जो इलाका है वो हमारा याल्दुज के हाथ में जाता है. तो याल्दुज, कुबाचा और ऐबक, इन 3 लोगों में जो है पूरे जो टेरिटरी है उनका डिवीजन जो है होता है. इसमें हम क्या देखते हैं, एक 3 टेरिटरी कौन कौन से, एक मुल्तान का एरिया है, एक हमारा गजनी का एरिया है, और तीसरा है जो हमारा भारत का जो हिस्सा है. तो भारत का हिस्सा ऐबक के हाथ में आया है. तो ऐबक जब यहाँ पे रहता है तो ऐबक कैसे रूल करना स्टार्ट करता है, इसकी भी एक कहानी है. कहानी ऐसे शुरू होती है कि जब घुरी की डेथ हो जाती है, यानी कि घुरी का मर्डर होता है. घुरी का जब मर्डर होता है तो मर्डर होने के बाद, ठीक है, मर्डर होने के बाद जो है ये तीनों लोग जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं. याल्दुज, कुबाचा और ऐबक, ये तीनों अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं और अपने अपने टेरिटरी में रूल करना स्टार्ट कर देते हैं. सब कोई अपने अपने, कोई मुल्तान में रूल कर रहा है, कोई भारत में रूल कर रहा है, और कोई अपना जो है गजनी के इलाके में रूल कर रहा है. तो भारत में जो है ऐबक रूल कर रहा था, और ऐबक ने जैसे ही डेथ होती है मोहम्मद गोरी की, उसके बाद से अपना स्टार्ट करता है. और ऐबक की डेथ जो है 1200 गोरी की जो डेथ है वो 1206 में होती है. तो 1206 से जो है हमारा दास वंश की स्थापना हो जाती है, और इसको हम लोग मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, क्योंकि मामलुक जो है एक हमारा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा कहीं, मामलुक जो है कुरानिक टर्म है और इसका मतलब होता है स्लेव.
है ना, मामलुक का भी मतलब होता है स्लेव, इसलिए मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। तो ये एक तुर्की स्लेव था, और स्लेव किसका था? घोरी का स्लेव था। घोरी कहाँ का था? गजनी का था। और इसको जो है गवर्नर बनाया गया था। कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? तो जो भारत का हिस्सा था, जो भारत का हिस्सा था जिसको मोहम्मद गोरी ने जीता था, वहां का गवर्नर किसको बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। लेकिन जैसे ही गोरी की डेथ हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने आप को डिक्लेयर कर देता है इंडिपेंडेंट, और अपने आप को जो है एक तरीके से सुल्तान डिक्लेयर कर देता है। उसकी वजह से मर्डर हो जाता है गोरी का, और मर्डर के बाद डिक्लेयर कर देता है इंडिपेंडेंस को। और कैपिटल जो है वो लाहौर बनाता है। अपना कैपिटल कहाँ बनाता है? लाहौर बनाता है, दिल्ली नहीं बनाता है ना। नाम तो है दिल्ली सल्तनत, लेकिन दिल्ली को कैपिटल नहीं बनाता, वो बनाता है लाहौर को कैपिटल बनाता है। इसको हम लोग लाख बख्श के भी नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं इसको लाख बख्श के भी नाम से जानते हैं। हमारे बहुत सारे हिस्टोरियंस या फिर हिस्ट्री के टेक्स्ट में आपने लाख बख्श का नाम सुना होगा। तो लाख बख्श इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि ये लाख में डोनेट करता था, बिकॉज ऑफ हिज जनरसिटी एंड चैरिटी इन लैक्स ऑफ अमाउंट। इसको हम लोग लाख बख्श कहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डोनेट करता था, बहुत ज्यादा डोनेशन और चैरिटी करता था, इसलिए इसको हम लाख बख्श के भी नाम से जानते हैं। कुछ मॉन्यूमेंट्स की बात करेंगे जो कि इसने बनाना शुरू किया था। जैसे कुतुब मीनार का इसने बनाना शुरू किया था, कंप्लीट नहीं कर पाया, बनाना शुरू किया था। कुआतुल इस्लाम एक मॉस्क है, दिल्ली में है, उसको भी इसने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, इसको भी इसने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कभी कभी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको 2.5 दिन में बनने में लगा था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट फाइंडिंग्स है उसमें ये जो है बातें जो है प्रूफ नहीं हो पाती हैं कि 2.5 दिन में ये मॉस्क बनकर तैयार हो गया था। 1210 में इसकी डेथ हो जाती है। और डेथ कैसे होती है? तो चौगन नाम की एक खेल होती है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स पोलो, है ना। हॉर्स पोलो खेलते वक्त जो है इसकी डेथ हो जाती है, गिर जाता है, और गिरने के बाद इसकी इंजरी होती है, और इंजरी से इसकी डेथ हो जाती है। तो बहुत ही कम समय के लिए ये रूल करता है, लगभग 4 साल के लिए, यानी कि 1206 से लेकर 1210 तक, यानी कि बस 4 साल के लिए रूल करता है। जब इसकी डेथ हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जब डेथ हो जाती है, तो इसके बाद से इसका बेटा रहता है एक आरम शाह। आरम शाह जो है गद्दी पे बैठता है, लेकिन आरम शाह बहुत ही जल्दी हटाया जाता है किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। अब इल्तुतमिश कौन है? तो इल्तुतमिश की जब हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। इसका नाम था शमसीदुन इल्तुतमिश। शमसीदीन इल्तुतमिश नाम था इसका। तो जब इल्तुतमिश क्या करता है? आरम शाह को हराता है, और हराने के बाद उस लड़ाई को कहते हैं, जिस लड़ाई में इसको हराता है उसके नाम है जूद की लड़ाई। जूद की लड़ाई में जो है आरम शाह को इल्तुतमिश हरा देता है, और हराने के बाद जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठ जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा बता दूं तो सबसे पहले तो ये स्लेव है। किसका स्लेव है भाई? तो ऐबक का स्लेव है, कि ये गोरी का स्लेव नहीं है, ऐबक का स्लेव है। लेकिन गोरी के कहने पे जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो क्या करता है कि इसको रिलीज कर देता है, मतलब इसको इंडिपेंडेंट, आजाद डिक्लेयर कर देता है, कि इसको फ्री कर देता है। किसको फ्री कर देता है? इल्तुतमिश को फ्री कर देता है। किसके कहने पे? गोरी के कहने पे। कौन करता है? ऐबक करता है। और इसको बदायूं का इक्तदार बना दिया जाता है। कहाँ का? बदायूं का इक्तदार बनाया जाता है। उसके बाद से क्या होता है? तो जैसे ही ये गद्दी पे बैठता है तो इसके बारे में 2-3 बातें जाननी है। सबसे पहले ये कौन सी ट्राइब का था? तो इस ट्राइब का नाम है इलबारी ट्राइब, यानी किस कबीले का था? इसके कबीले का नाम था इलबारी। और किस वंश की स्थापना करता है? तो ये शमसी वंश की स्थापना करता है। इसके पहले कौन सी वंश थी? वो था कुतुबी वंश। कुतुबी वंश किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का था। और शमसी वंश किसका है? शमसीदुन इल्तुतमिश का जो है हमारा शमसी वंश है। और इसके बाद से ये सन इन लॉ भी था। किसका सन इन लॉ था? कुतुबुद्दीन ऐबक का ये सन इन लॉ था, यानी कि दामाद भी था। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। और ये एक मुसलमान था। मुसलमान भी कौन सा मुसलमान था? शिया था या सुन्नी था? कमेंट सेक्शन में आप बताओ, ये शिया मुसलमान था या सुन्नी मुसलमान था। ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने ले लिया इल्तुतमिश का। ध्यान रखो, इल्तुतमिश जब सुल्तान बनता है तो उसके सामने सारी चीजें, एक तरह से फ्लावर ऑफ बेड बोलते हैं ना, वो नहीं था। इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। सबसे पहले इसने क्या किया? अपने कैपिटल को शिफ्ट किया। कहां से कैपिटल शिफ्ट किया? लाहौर से दिल्ली लाया। कुछ इसने ऐसा किया जिसकी वजह से हम इसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं। ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को कहते हैं। क्यों? सबसे पहले इसने किया, ट्रांसफर किया कैपिटल को, लाहौर से दिल्ली लाया कैपिटल को। और इसके पीछे का कारण देखते हैं। तो कारण क्या है? तो याल्दुज और कुबाचा को याद करो। याल्दुज और कुबाचा जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथी थे, यानी कि घुरी के क्या थे? वो स्लेव थे। तो वो चुनौती देते हैं किसको? इल्तुतमिश को, कि तुम गद्दी छोड़ दो, तुम दिल्ली की गद्दी को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा, और दिल्ली को अपने हम लोग अधीन ले लेंगे। तो याल्दुज और कुबाचा से बचने के लिए इसने लाहौर से जो है कैपिटल शिफ्ट कर लिया दिल्ली। दिल्ली शिफ्ट करने के बाद इसने जो है याल्दुज और कुबाचा को अपने रास्ते से हटाना शुरू किया। और इसके लिए एक लड़ाई हुई जिसको हम लोग थर्ड बैटल ऑफ तराइन कहते हैं। थर्ड बैटल ऑफ तराइन में याल्दुज के साथ ये लड़ाई होती है, थर्ड बैटल ऑफ तराइन में, और ये लड़ाई में उसको जो है मार दिया जाता है। वैसे ही कुबाचा को भी एक लड़ाई होती है, उसमें जो है वो सिंधु नदी में कूद के जो है वो भी जान दे देता है। तो उन दोनों को जो है एलिमिनेट कर देता है इल्तुतमिश। एक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यानी कि कैपिटल भी शिफ्ट कर लिया, और दूसरा प्रॉब्लम था याल्दुज और कुबाचा को, उनको भी शिफ्ट कर दिया। एक चैलेंज था इसके सामने, मंगोल यानी चंगेज खान का डर इस समय था, क्योंकि चंगेज खान जो है किसी का पीछा करते हुए भारत तक पहुंच चुका था। और पीछा किसका कर रहा था? तो मांगबरनी नाम का एक शख्स था, उसका पीछा कर रहा था। अब ये मांगबरनी कौन है? तो मांगबरनी जो है ख्वारिज्म के जो शासक थे, ख्वारिज्म का जो शाह था, उसका बेटा था। मांगबरनी क्या करता है? सॉरी, चंगेज खान क्या करता है? सेंट्रल एशिया में एक जो है हमारा शहर है ख्वारिज्म, है ना। सेंट्रल एशिया में एक शहर है ख्वारिज्म। ख्वारिज्म पे अटैक करता है हमारा चंगेज खान। वहाँ का जो राजा है, शासक है, शाह, उसको मार देता है। और मारने के बाद उसके बेटे को मांगबरनी के पीछा करते हुए, मांगबरनी वहां से भाग जाता है, और भाग के वो भारत में पहुंच जाता है। भारत में पहुंचने के बाद वो क्या करता है? इल्तुतमिश से वो मदद मांगता है कि इल्तुतमिश आप हमारी मदद करो, हम दोनों मिलकर जो है चंगेज खान से लड़ेंगे।
इल्तुतमिश को पता था कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई अभी 4 साल हुई है, नया-नया सल्तनत है। अभी अगर हम चंगेज़ खान जैसे बड़े आक्रमणकारी से लड़ेंगे तो हो सकता है कि हम हार जाएँ। इसलिए वो इल्तुतमिश क्या कर देता है, मना कर देता है पूरी तरीके से मांगबरनी की मदद करने से और मांगबरनी क्या चलता है, जो है चला जाता है पंजाब में और पंजाब में जो लोकल कुछ लोग होते हैं उनके साथ मिलके जो है वो अपना एक सेटलमेंट शुरू कर देता है, वहाँ पे लड़ाई लड़ने की व्यवस्था कर लेता है। यहाँ पे इल्तुतमिश ने जो है मांगबरनी की सहायता ना करके चंगेज़ खान से एक तरीके से दुश्मनी को उसने एक तरीके से हटा दिया और दुश्मनी नहीं किया उसने। इसके बाद से क्या होता है, तो चंगेज़ खान का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। एक प्रॉब्लम था हमारा किसका, कैपिटल शिफ्ट करने का, उसको भी कर लिया। दूसरा प्रॉब्लम था हमारा याल्दु जोरकुबाचा का, उसको भी कर लिया। तीसरा प्रॉब्लम था हमारा जो ये मांगबरनी और जो है हमारा चंगेज़ खान का, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। चौथा प्रॉब्लम था टैक्सेशन सिस्टम का, उसको भी टैक्सेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इसने 2 चीज़ें शुरू की। एक था हमारा इक्ता सिस्टम और दूसरा था तुर्कानी चहलगानी। तुर्कानी चहलगानी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, उसके बाद से बहुत जगह पे इसने आक्रमण करके उन लोगों को भी शांत कैसे, राजपूत लोगों को भी, इन लोगों से जो है लड़ाई हुई। बंगाल में जाके इसने वहाँ पे भी लड़ाई किया, वहाँ से भी जीता। फिर उसके बाद से बिहार के हिस्से में भी जाके लड़ाई की, वहाँ से भी इसने जीत प्राप्त की। तो अलग-अलग जगह पे जो है इसने जाके अपने आप को जो है अपने सल्तनत को पूरी तरीके से इसने सुरक्षित कर लिया। इसलिए इल्तुतमिश को जो हम रियल फाउंडर कहते हैं दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद से क्या होता है, तो इल्तुतमिश जब आता है तो यहाँ पे लिखा होगा कि करेंसी, 2 करेंसी भी शुरू करता है, एक जित्तल और एक टंका। जित्तल जो है कॉपर के कॉइन को हम लोग जित्तल कहते हैं और टंका जो है सिल्वर के कॉइन को हम लोग जो है टंका कहते हैं। तुर्कानी चहलगानी के बारे में बता दो। तुर्कानी चहलगानी क्या है, इसको चालीसा भी कहते हैं। चालीसा क्यों कहते हैं कि इसमें 40 लोग थे और ये 40 लोग कौन है, ये 40 लोग जो है हमारे क्या है, नोबल्स हैं, 40 नोबल्स हैं। ये ब्यूरोक्रेसी है एक तरीके से, ये 40 लोग मिलकर जो है ये काम करते थे। ये क्यों बनाया था, वो इसलिए बनाया था ताकि किसी भी तरह का कोई भी विद्रोह ना हो सके, इसलिए इसने 40 लोगों का ग्रुप बनाया जो कि पूरे शासन व्यवस्था को देखती थी। और ये किसने बनाया, इल्तुतमिश ने बनाया। साथ ही साथ इसने इक्ता सिस्टम का शुरुआत किया। इक्ता सिस्टम में क्या होता था, जो सारा एम्पायर है, जो सारी जमीन है, एम्पायर का जो जमीन, उसको 2 भाग में बांट दिया था। एक खलीसा होता था, एक इक्ता होता था। खलीसा का मतलब क्या हुआ, जो खलीसा जमीन है, जो खलीसा लैंड है, वहां से जो भी चीजें प्राप्त होती थी, यानी कि जो भी रेवेन्यू प्राप्त होता था, जो भी टैक्स प्राप्त होता था, वो सुल्तान के पर्सनल एक्सपेंस में जाता था। यानी कि सुल्तान के जो पर्सनल खर्चे हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो टैक्स आता था वो खलीसा लैंड से आता था। तो इक्ता लैंड है, इक्ता लैंड क्या किया जाता था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, छोटे छोटे ट्रैक्ट्स बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। किसके बीच में, नोबल्स के बीच में और बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करने वाले ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। उसके बाद से क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद से वो लोग क्या करते थे, वहां से वो टैक्स प्राप्त करते थे। सभी जो इक्तदार थे उनको एक सेना की छोटी छोटी टुकड़ी मेंटेन करनी होती थी। अब वो मान लो कि ये हमारा लैंड है और इस लैंड पे एक इक्तदार है हमारा, तो इक्तदार यहाँ से कुछ पैसे प्राप्त करेगा और पैसे प्राप्त करने के बाद जो है टैक्स प्राप्त करेगा। इस टैक्स से जो है वो क्या करता था, अपना जो छोटा छोटा जो अपना एक्सपेंस है वो भी मैनेज करता था और छोटी छोटी जो सेना उसने मेंटेन कर रखी है उसको भी एक्सपेंस मैनेज करता था। मान लो कि यहाँ इस लैंड से उसको 1 लाख रुपए मिले और उसका जो पर्सनल जो सैलरी है एक तरीके से वो 25,000 रुपए है और सेना को मेंटेन करने में 50,000 रुपए खर्चा हो रहा है, तो ये 75,000 रुपए इसके खर्च हो गए। लेकिन यहाँ पे 25,000 रुपया बच गया, तो ये 25,000 रुपए उसको क्या करना होता था, वापस करना होता था। किसको, सुल्तान के खजाने में इसको वापस करना होता था। सुल्तान के खजाने में इसको वापस करना होता था और इसको हम लोग, इस पैसे को, 25,000 वाले पैसे को हम लोग बोलते थे फवाजिल। क्या बोलते थे, फवाजिल। फवाजिल बोलते थे किसको, जो पैसा बच गया खर्च होने के बाद उस पैसे को हम लोग फवाजिल कहते हैं, जो कि सुल्तान के खजाने में हमें फिर से जमा करना होता है। ये है हमारा पूरा इक्ता सिस्टम। और इक्तदार जो था वो हेरिडेटरी नहीं था। हेरिडेटरी नहीं था मतलब ऐसा नहीं कि मैं इक्तदार हूं तो मेरा बेटा भी इक्तदार बनेगा। और दूसरा, ये ट्रांसफरेबल था, मतलब तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्यों, जैसे कि मान लो कि आज के समय में भी जो हम ब्यूरोक्रेसी देखते हैं, मान लो कोई आईएएस है या फिर आईपीएस है, एसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कहीं का, उसका ट्रांसफर होते रहता है। जस्ट बिकॉज अगर मान लो किसी को पता हो कि मैं यहीं पे आईएएस जो है 20 साल के लिए रहूंगा, तो इससे करप्शन, भ्रष्टाचार की जो है संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि किसी को भी पता चल जाए कि मैं 20 साल तक यहीं पे हूं, तो क्या कर सकता है कि मुझे बहुत सारा ब्राइब, बहुत सारा घूस देके अपना जो है काम करवा सकता है। लेकिन इसीलिए सरकार जो है बार बार ट्रांसफर करते रहती है। इक्तदारी में भी यही होता था, इक्तदार का बार बार ट्रांसफर होते रहता था, जिसकी वजह से वो लोकल लोगों के साथ साठगांठ ना करके सुल्तान के खिलाफ विद्रोह ना करते, इसलिए बार बार ट्रांसफर होते रहता था इक्तदार का हमेशा। और ये हेरिडेटरी नहीं था, इनसे छीना जा सकता था लैंड, है ना। हेरिडेटरी भी नहीं था, इनके बेटे को नहीं, बाद में जाकर हेरिडेटरी हो जाता है। इल्तुतमिश के समय में ये हेरिडेटरी नहीं था, वंशानुगत नहीं था। ये इल्तुतमिश की बात हमने कर दी। इल्तुतमिश की जब डेथ हो जाती है तो इल्तुतमिश की डेथ होने से पहले इल्तुतमिश क्या करता है, अपना सक्सेसर अनाउंस करके जाता है। वो सारे अपने बच्चों में सबसे जो क्या बोलते हैं, सबको एलिजिबल जो सबसे ज्यादा समझता है उसको वो डिक्लेयर करके जाता है अपना नेक्स्ट सक्सेसर, और वो थी रजिया सुल्तान। अपने किसी बेटे को वो उस मुनासिब नहीं समझता है कि वो अगला सुल्तान बन पाए, बल्कि अपनी बेटी रजिया सुल्तान को जीते जी डिक्लेयर करके चला जाता है कि वो हमारी अगली सक्सेसर होगी, अगली सुल्तान होगी। जब रजिया सुल्तान की बात करते हैं और इल्तुतमिश की जब डेथ हो जाती है तो रजिया सुल्तान को बनाया नहीं जाता है सुल्तान, है ना। रजिया सुल्तान को सक्सेसर डिक्लेयर करने के बावजूद इल्तुतमिश के द्वारा रजिया को सुल्तान नहीं बनाया जाता, बल्कि उसके बेटे को बनाया जाता है। लेकिन वो सारे बेटे जो है क्या करते हैं, निकम्मे होते हैं, नकारा होते हैं, और अल्टीमेटली रजिया सुल्तान जो है वो गद्दी पे बैठ जाती है। लेकिन जब रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठती है तो ये जो हमारी चालीसा है,
तुर्कानी चहलगानी है, इनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कैसे एक महिला जो है, महिला के अंदर हम काम करेंगे, कैसे एक महिला शासक जो है हमें आदेश दे पाएगी और उसके आदेश को हमें पालन करना पड़ेगा। इस बात को ये पचा नहीं पा रहे थे, इसलिए इन्होंने कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। रजिया सुल्तान जब गद्दी पे बैठती है तो 2-3 काम करती है। सबसे पहले तो उसने पर्दा सिस्टम को हटा दिया, यानी कि जो वेल यानी कि जो नकाब पहनते थे मुंह पे, उसको उसने हटा दिया। वो बाकायदा घुड़सवारी करती थी, शहर में घूमती थी और उसके बाद से वो क्या करती थी, कोट पहन के यानी कि पूरे मेल अटायर में वो जो है पूरी तरीके से रहती थी और सारी तरीके से जो युद्ध में भी वो लड़ने जाती थी तो उसमें बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करती थी और उसको लीड भी करती थी। तो रजिया सुल्तान को ये सब देखते हुए तुर्कानी चहलगानी के अंदर जलन की भी भावना थी और एक तरीके से अपमान का भी भावना था कि कैसे एक महिला जो है हमें हमारे ऊपर शासन कर सकती है। इसके लिए क्या करते हैं कि इसके लिए क्या करते हैं, चहलगानी जो है वो अनविलिंग टू एक्सेप्ट अ फीमेल रूलर एंड ये जो हमारी रजिया है वो डिस्कार्डेड पर्दा सिस्टम, और वो क्या करती है, एक एब्सिनियन होता है, एक याकूत नाम का व्यक्ति होता है जो कि अफ्रीकन ओरिजिन का होता है, उसको अस्तबल जो होता है ना, घोड़े जहां पे रहते हैं, उसका हेड बना देती है ना। हेड बनाने के बाद क्या होता है कि ये बात जो है किसी को पचती नहीं है और इस बात का मुद्दा बना के इसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। इसके और याकूत के बीच में कुछ संबंध के बारे में बताया जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ संबंध है। जब याद रखो कि जब भी महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो सबसे पहले उनके चरित्र के ऊपर उंगली उठाया जाता है। ऐसा ही कुछ होता है रजिया सुल्तान के समय भी, और ये चीजें आज नहीं होती, हजारों साल पहले भी हुआ करती थी, लाखों साल पहले और सैकड़ों साल पहले भी हुआ करती थी। तो रजिया सुल्तान जब आगे बढ़ रही होती है तो याकूत का नाम लेके जो है इनके ऊपर जो है एक तरीके से प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है, इनके चरित्र पर एक उंगली उठाई जाती है और ये कहा जाता है कि तुम्हारा संबंध याकूत से है। और ये कौन है कहने वाले, ये वही तुर्कानी चहलगानी के लोग हैं, ये वही चालीसा लोग हैं जिनको ये बात पच नहीं रही थी कि इनके ऊपर कोई महिला शासन करे। इसके बाद से क्या होता है, तो हमारी जो रजिया सुल्तान है ये बहुत सारे प्रदेश में जाके वहां पे जो है जो भी रिवेलियन हो रहे थे, जो विद्रोह हो रहे थे, उनका सप्रेशन करती है, उसका दमन करती है। और पता चलता है कि तबर हिंद एक जगह है हरियाणा की तरफ, तबर हिंद में जो है एक व्यक्ति है, उसका नाम है अल्तुनिया। अल्तुनिया वहां का गवर्नर रहता है और अल्तुनिया जो है वो वहां पे विद्रोह कर दिया है सल्तनत के खिलाफ। असल में होता यह है कि अल्तुनिया और चालीसा लोग, जो 40 हमारे नोबल्स हैं, इनके बीच में साठ रहती है, साठ रहती है और एक षड्यंत्र रहता है कि कैसे रजिया सुल्तान को तबर हिंद में बुला के वहां पे उसको कैद कर लिया जाए और दिल्ली सल्तनत को अपने कब्जे में ले लिया जाए। होता क्या है, रजिया सुल्तान अपना जो है सेना के साथ जो है याकूत के साथ और अपने सबके साथ वो पहुंचती है तबर हिंद में, और वहां जब पहुंचती है तो सबका षड्यंत्र था और षड्यंत्र के जैसा प्लान था उसके हिसाब से वो फंस जाती है और उसको कैद कर लिया जाता है अल्तुनिया के द्वारा। जब वहां पे वो कैद हो जाती है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और वहां पे वो एक दिमाग लगाती है और एक नया गेम करती है, और वो गेम ये था, वो अल्तुनिया से ही विवाह कर लेती है, शादी कर लेती है। शादी करने के बाद जब वो दोनों वापस आ रहे होते हैं तो एक कैथल नाम का जगह है, कैथल नाम की जगह पे जो है उसका मर्डर कर दिया जाता है। दोनों अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों का वहां पे मर्डर कर दिया जाता है। इस तरीके से रजिया सुल्तान की यहाँ पे डेथ होती है और रजिया सुल्तान के साथ इसका चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाता है। एक नया अध्याय की शुरुआत होती है यहाँ से। नए अध्याय की शुरुआत इसलिए होती है क्योंकि पूरी दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला रजिया ही थी जो कि सुल्तान के गद्दी तक पहुंच पाई थी। इसके लिए एक व्यक्ति है, इतिहासकार है, उनका नाम है मिनासू सिराज। मिनाज सिराज ने लिखा है कि रजिया सुल्तान के अंदर सारी काबिलियत थी, रजिया सुल्तान के अंदर सारी काबिलियत थी कि वो एक बहुत बड़ी शासक, एक बहुत बड़ा सुल्तान बन सके, लेकिन उसके अंदर एक ही गलती थी, उसने एक ही गलती कर दिया कि वो महिला बन के आई, वो पुरुष बन के नहीं आई। अगर वो पुरुष बन के आई रहती, अगर वो पुरुष रहती तो वो एक बहुत बड़ी सुल्तान बन के निकल सकती थी, उभर सकती थी, लेकिन चूंकि वो महिला थी इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो देखो बहुत ही शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं रजिया सुल्तान के बारे में हो, इल्तुतमिश के बारे में हो, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, बहुत ही ब्रीफ में बात कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ये हमारा क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में कॉन्सेप्ट कहानी को समझना है और ना कि हमें एक एक डिटेल के बारे में जानने से। कि मैंने इल्तुतमिश के बारे में ये नहीं बताया कि उस समय उलेमा जो थे और जो मौलवी थे उन्होंने जो है कितनी समस्याएं खड़ी की हमारे इल्तुतमिश के सामने, और कैसे उसको बोला गया कि भाई इसको इस्लामिक डिक्लेयर करो, या फिर अगर मैं बोलूँ तो कैसे इसने जो है जो सुल्तान को का जो गद्दी है, सुल्तान की जो गद्दी है, इसको कैसे इसने मान्यता दिलवाया, इसके बारे में भी मैंने बात नहीं किया। आपको ये भी नहीं समझाया मैंने कि सुल्तान और बादशाह में क्या फर्क है, सुल्तान क्यों कहते हैं, और मुगल एम्पायर में जब आप जाओगे तो वहाँ पे जो शासक होता है उसको बादशाह कहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता हो कि सुल्तान और बादशाह में क्या फर्क है ना। जब इसकी डेथ हो जाती है रजिया सुल्तान की, तो बहुत ही, अब सारा पावर किसके हाथ में है, तो सारा पावर चालीसा के हाथ में है, जो हमारा तुर्कानी चहलगानी है, इसके हाथ में सारी पावर है। इसके बाद से होता क्या है, इसके बाद से ये होता है कि कुछ जल्दी जल्दी में बहुत सारे शासक नए नए बनाए जाते हैं, नए नए शासक बनाए जाते हैं, कोई 3 महीने, कोई 4 महीने, कोई 5 महीने, कोई 6 महीने, ये इस तरीके से लोग बनते जा रहे हैं। 2-3 शासक नए नए बनते हैं जल्दी जल्दी में। उसके बाद से एक नसीरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति होता है जिसको शासक बनाया जाता है, और उसको बनाने वाला कौन रहता है, यही रहता है जिसका नाम है गयासुद्दीन बलबन। नसीरुद्दीन नाम के जो व्यक्ति है उसको शासक बनाया जाता है, वो नाम के लिए बस शासक था, सारा पावर किसके हाथ में था, गयासुद्दीन बलबन के हाथ में था। गयासुद्दीन बलबन क्या करता है, अपनी बेटी की शादी जो है नसीरुद्दीन के साथ करा देता है। बेटी की शादी नसीरुद्दीन के साथ कराने के बाद उसको एक पोस्ट मिल जाता है जिसका नाम है नायब ममालकत। नायब ममालकत, नायब ममालकत का मतलब क्या होता है, एक तरीके से डिप्टी सुल्तान, मतलब सुल्तान के नीचे का जो पोस्ट होता है वो किसको मिल जाता है, गयासुद्दीन बलबन को। और हमारा जो नसीरुद्दीन रहता है वो पपेट, एक तरीके से कठपुतली बन के रह जाता है गयासुद्दीन बलबन का। हालांकि गयासुद्दीन बलबन उसकी मर्डर नहीं करता, उसकी हत्या नहीं करता, उसकी डेथ हो जाती है जब नसीरुद्दीन की, तो उसकी डेथ के बाद गयासुद्दीन बलबन खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर देता है।
जब गयासुद्दीन बलबन सुल्तान डिक्लेयर कर देता है खुद को, तो उसके बाद से नई नई चीजें बहुत सारी स्टार्ट होती हैं, वो हम समझ लेते हैं। वो क्या है समझने वाली बातें? देखो, गयासुद्दीन बलबन हो, इल्तुतमिश हो, रजिया सुल्तान हो या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इन सब पे 2-2 घंटे की वीडियो लेक्चर्स मैंने लिए हैं, 2-2 घंटे की क्लास मैंने ली है। इवन तो कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, इल्तुतमिश पे तो मैंने 3 घंटे की क्लास ली है ऑफलाइन में। इवन हमारा एक वीडियो चैनल, यूट्यूब चैनल है, उस पर रिकॉर्डेड है, 3 घंटे की लेक्चर है इल्तुतमिश पे। गयासुद्दीन बलबन पे मैंने 3.5 घंटे का लेक्चर ले रखा है, सिर्फ एक टॉपिक पे, गयासुद्दीन बलबन पे। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो आप हमारे जीएस फाउंडेशन कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, जो कि 18 अगस्त से शुरू हो रहा है। चाहे वो बीपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो या फिर यूपीएससी का हो, ये तीनों फाउंडेशन कोर्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी का जो आधारशिला कोर्स है हमारा, वो भी 18 अगस्त से ही लॉन्च हो रहा है। तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ईच एंड एवरी टॉपिक, देन यू कैन ज्वाइन अवर जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर स्टेट एंड फॉर यूपीएससी एज वेल, है ना। तो गयासुद्दीन बलबन क्या करता है? गयासुद्दीन बलबन एक्सपेंशन पे ध्यान नहीं देता, बल्कि कंसोलिडेशन पे ध्यान रखता है। एक्सपेंशन नहीं करता, बल्कि कंसोलिडेशन करता है। जब आता है गयासुद्दीन बलबन, तो सबसे पहले वो सेंट्रलाइज्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो है बनाता है। इसके लिए वो बहुत सारी चीजें करते हैं। उसने खुद को क्या करता है? जिल्ले इलाही डिक्लेयर कर देता है। कहता है कि भगवान की परछाई जो है वो धरती पे मैं ही हूँ। भगवान की परछाई यानी कि खुद को नियाबत खुदाई कहो या फिर जिल्ले इलाही कहो, ये 2 शब्द याद रखना है आपको, नियाबत खुदाई या जिल्ले इलाही। यानी कि जो भगवान है, जो खुदा है, उसने मेरे को भेजा है आप सब पे रूल करने के लिए। और मेरे को जो है कैसे भगवान आके मुझे बताया है कि मुझे रूल करना है। खुदा ने मुझे बताया है कि मुझे आप सब पे रूल करना है, इसलिए खुद को वो जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, वो डिक्लेयर करता है। ठीक है। उसके बाद से 1-2 चीजें वो शुरू करता है, सजदा और पैबो। सजदा का मतलब क्या होता है कि सुल्तान के सामने झुक के जो है उसके सामने सजदा करना, ऐसे जो हम लोग करते हैं उसको सजदा कहते हैं। और पैबोस का मतलब क्या होता है कि टचिंग द फीट ऑफ सुल्तान, सुल्तान के पैरों को चूमना। ये सारे कुछ नए नए एटिकेट्स जो है उसको शुरू करता है। एक नई फेस्टिवल की भी वो शुरुआत करता है जिसका नाम है नौरोज। ये पर्सियन फेस्टिवल होता है, इसकी भी वो शुरुआत करता है। नौरोज नाम के एक त्योहार की वो शुरुआत करता है। साथ ही साथ उसको पता रहता है कि तुर्कानी चहलगानी जो है, तुर्कानी चहलगानी बहुत ही बड़ा समस्या है उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो उसी तुर्कानी चहलगानी का सदस्य था और उसको पता था कि कैसे षड्यंत्र करके राजाओं को, सुल्तानों को हटाते हैं अपने आंखों के सामने से। यानी कि एलिमिनेशन में, किलिंग में सबसे बड़ा हाथ किसका रहता है? कॉन्स्पिरेसी में हाथ, तो वो रहता है तुर्कानी चहलगानी यानी चालीसा का। तो वो क्या करता है? अबेंडन कर देता है, एबॉलिश कर देता है तुर्कानी चहलगानी को पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अपने हाथ में वो ले लेता है। बहुत ही सख्त शासक रहता है और बहुत ही सीरियस रहता है। जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बेटे की, तो वो रोता नहीं है, ये दिखाने के लिए कि जो भगवान ने जिसको भेजा है रूल करने के लिए, वो रो कैसे सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे गयासुद्दीन बलबन के। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे हमारे जीएस फाउंडेशन कोर्स में, तो आपको हंसी भी आएगी कभी कभी कि कैसा शासक है गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। तो गयासुद्दीन बलबन जो है हमारा लास्ट में रूल करता है, और इसके बाद से लास्ट में इसके जो ग्रैंडसन है कैकाबाद जो है वो लास्ट रूलर होता है, और उसके बाद से जो है उसकी डेथ हो जाती है और खलजी वंश की स्थापना होती है। तो खलजी वंश को जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद से हम लोग तुगलक भी पढ़ेंगे, सैयद भी पढ़ेंगे और लोदी भी पढ़ेंगे। ये आने वाले लेक्चर्स के हमारे प्लान है। तो आई होप कि आपको बहुत ही कम समय में ये सारे लेक्चर्स आपको समझ में आएंगे, और ये लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताओ, और जो भी आपके प्रश्न भी होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड, और खास करके मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड, तो आप अपने प्रश्न को जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके लिए एक सवाल मैं यहाँ पे छोड़ जाता हूँ, और वो सवाल ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द फेमस पर्सियन फेस्टिवल दैट इज नौरोज। ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, रजिया और अलाउद्दीन खिलजी। इन चारों में से क्या बेस्ट ऑप्शन होगा और सही उत्तर क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही साथ अगर आप हमारे फाउंडेशन कोर्स को कम अमाउंट में यानी कम फी में जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, और आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो लिटिल अमाउंट जो हमने रखा है उसको भी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि 3 और 10 अगस्त को शेड्यूल किया गया है, जिसमें आपको अप टू 50% स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, या तो आप ये QR कोड स्कैन कर लो, या फिर आप mahesanies.com के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। आपको वहाँ पे जाके सारे सिलेबस को देख लेना है, आपको कैसे अप्लाई करना है ये भी देख लेना है। वहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, गूगल फॉर्म खुलेगा, और उसके बाद आपको बताना है कि कौन से तारीख को आप टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं। आप 3 अगस्त को होना चाहते हैं या फिर 10 अगस्त को, आप डेट सेलेक्ट करके जो है आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। और हमारा जो फाउंडेशन कोर्स 18 अगस्त से शुरू हो रहा है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you so much for today. We'll meet in the next video with another topic, that is Khilji dynasty. Thank you so much.